जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को बता रहे थे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हौसलों से उड़ान होते हैं। हौसला रखिए, हौसला रहेगा तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन से, और वो भी तो आप लोग मन के विज्ञान यानी मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, तो आपको भी कुछ बताने की, कुछ मोटिवेट करने की, कुछ हौसला देने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मनोविज्ञान जो है आज से नहीं, अतीत से है। और अतीत से नहीं, जब से युग की शुरुआत हुई, इस धरती की शुरुआत हुई, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, उस समय से है। मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मनोविज्ञान जो है विश्व का, अगर दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक माने तो भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने मन के धुन पे सारी दुनिया को नचा दिए। यहाँ तक इंसान क्या, ये तो पशु पक्षी भी मन को समझते हैं। देखिएगा कि अभी जब आप नाराज रहते हैं तो पशु पक्षी भी आपसे डरते हैं, और जब प्यार से उसको सहलाते हैं, जैसे कुत्ता को ही ले लीजिए, हमारे लिए सबसे पालतू मनुष्य का पालतू जानवर है। जब उसको आप कहते हैं दौड़ दौड़ दौड़, तो क्या होता है? जैसे कहेंगे दौड़ दौड़, तो क्या कहेगा? वो नाराज हो जाएगा। और कहेंगे आ, तो क्या होगा? एकदम पूंछ हिलाने लगेगा। स्वामी को सोचेगा वाह, प्रेम कर रहे हैं। यानी कि वो भी आपका मनोविज्ञान समझ रहा है। आप कहते हैं मनोविज्ञान मुश्किल है, मुश्किल कहाँ है? मनोविज्ञान तो इंसान जानवर भी समझते हैं। आप जब उसको नाराज होकर डांटते हैं तो भागता है, और प्यार से उसको फुसलाते हैं तो वो आपके पास आ जाता है। तो ये जो मनोविज्ञान, लेकिन हाँ, ये एक बच्चा जो जन्म लेता बच्चा है, आप उससे छोटे नहीं ना हैं। जन्म लेता बच्चा भी मनोविज्ञान को जानता है। आप जानते हैं जब बच्चा को भूख लगती है तो क्या करता है? बताइए, आप लोगों को थोड़ा समझ देते हैं। भूख लगती है तो क्या करता है? बच्चा क्या होता है कि रोने लगता है, यानी कि, और रोने के बाद क्या होता है? उसको भोजन मिलता है, यानी दूध मिलता है, और ऐसे में बच्चा खुश हो जाता है और दूध पी लेता है। अब उसके बाद से वो क्या हुआ? मन के बात को माँ का अपना समझ गया कि जब भी हमको भूख लगेगी, माँ क्या करती है, जब हमको भूख लगेगी हम रोएंगे, वो आकर हमको दूध पिलाएगी, और जब दूध पिलाएगी, यानी कि एक छोटा जन्म लेता बच्चा भी मनोविज्ञान समझता है। किसका मनोविज्ञान समझता है? तो अपनी माँ का वो मनोविज्ञान को समझता है। जब उसको भूख लगेगी तो रोने लगेगा, वो आकर पिला देगी। और वो माँ जो अशिक्षित है और शिक्षित है, किसी तरह की है, एक यहाँ तक इवन वो बूढ़ी है, मतलब अशिक्षित और मतलब मंद बुद्धि का भी क्यों ना हो, बच्चा से सबका प्रेम होता है, बहुत सबका प्यार होता है, वह भी उसके बात को समझ जाती है। जब उतने कम, हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि आईक्यू लेवल जिसका 20 के करीब में होता है, उसको इडियट के श्रेणी में आते हैं, इडियट श्रेणी में आने पर, लेकिन उस श्रेणी में भी अगर कोई माँ हो तो भी बच्चा का मनोभाव को समझ जाती है, उसके मनोविज्ञान को समझ जाती है। जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? बस आ जाएगी, उसको दूध पिला देगी, और बस बच्चा खुश, और जो माँ है वो भी समझ जाती है। तो यानी कि आप उससे भी गहरे गुजरे तो नहीं है कि मनोविज्ञान नहीं समझ सकते हैं। एक छोटे बच्चा से भी तो गहरे गुजरे नहीं है, गोद के बच्चे से तो आप छोटे नहीं हैं। माँ उतने इडियट, मतलब बहुत सारे माँ जो हैं काफ़ी शिक्षित भी हैं, यहाँ तक इवन डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील भी है, सब लोग तरह की माँ है। माँ को तो कोई डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, बस उसके लिए एक ही परिभाषा है कि उनके बच्चे हो तो माँ है। तो माँ जब समझ सकती है, जानते हैं ना कि दुनिया में ममता एक माँ के पास ही होता है। प्यार, मोहब्बत और प्रेम तो सभी जगह पाते हैं, इसके अलग अलग डिफाइन हैं। और आप जानते ही हैं कि प्रेम, मोहब्बत, प्यार, ममता, ये सब एक ही प्रजाति और एक ही समझिए पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग वाक्यों में अलग अलग इसके अर्थ आते हैं। तो मैं मनोविज्ञान की जहाँ तक बात है कि आरंभ भगवान कृष्ण से होती है, यानी कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक के रूप में उसको लिया जाता है, उनको लिया जाता है। भगवान कृष्ण ही
सबसे पहले मनोवैज्ञानिक के रूप में अपने को सम्मोहन विधा पर इतनी उनकी पकड़ थी कि सारे दुनिया को बांध दिए। लेकिन यह मुख्य रूप से अस्तित्व में तब आया जब अरस्तु के ज़माना आया। अरस्तु से सारे लोग परिचित हैं। आप लोगों को जानना चाहिए कि अरस्तु जो थे, मनोविज्ञान का सबसे पहले आप लोगों को अंग्रेजी लिख दूं। अंग्रेजी तो आप लोगों को बता ही चुका हूं कि साइकोलॉजी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो साइकोलॉजी का SY से उच्चारण कर देते हैं, लेकिन P यहाँ साइलेंट है। तो आप लोगों को अरस्तु का ज़माना आया। अरस्तु जब आए तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में जानते हैं ना बच्चों, अरस्तु को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अरिस्टोटल अरस्तु जब आए तो मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में डेवलप किए, और इसीलिए प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को क्या मानते हैं हम लोग? प्राचीन मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। मनोविज्ञान का जनक प्राचीन मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम लोग अरस्तु को मानते हैं। अरस्तु ऐसे बहुत सारे विषय के पिता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। आपको जीव विज्ञान का भी इनको पिता माना जाता है अरस्तु को, और यहाँ तक कि आपको सिविक्स को भी इनको अरस्तु को पिता माना जाता है। अरस्तु का ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, और इनके बारे में क्या परिचय कहा जाता है? वो बेवफा कर गई जिसके होठों पे लाली था, वो बेवफा कर गई जिसके होठों पे लाली था, और सिकंदर भी जब चला था दुनिया से उसका हाथ भी खाली था। तो ये अरस्तु जो थे, जानते हैं, सिकंदर के गुरु थे। अब सोचिए, और इन्होंने बहुत सारे विषयों को, एक बहुत बड़े क्या थे? फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। तो ये बहुत सारे विषय को एक नए शाखा के रूप में स्थापित किए, और उसी में एक मनोविज्ञान भी आ गया, और आपको राजनीति शास्त्र भी आ गया, जीव विज्ञान का भी जनक इनको माना जाता है। यानी बहुत सारे इनके दर्शन रहे हैं। इनके दर्शन को पढ़ने के लिए अपने आप को भी खुद से दार्शनिक के मतलब उतने गहराई में जाना पड़ेगा, और उस तरह के दार्शनिक फीलिंग्स आना चाहिए। अब क्या है कि इसके बाद फिर भी मनोविज्ञान चलता रहा, और इनके अनुसार क्या था मनोविज्ञान कि इन्होंने एक परिभाषा दिया था। इनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान मन या आत्मा का विज्ञान है। इन्होंने कहा था मन या आत्मा का विज्ञान है, इन्होंने कहा था। लेकिन मनोविज्ञान फिर भी अस्तित्व में धीरे धीरे आया, और वास्तव में जो आज मनोविज्ञान का स्वरूप आप लोग देखते हैं, यह स्वरूप जो है, यह स्वरूप में अभी जो वर्तमान रूप है, इसका रूप आने में आपको विलियम वुंट का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है। विलियम वुंट, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के इनको जनक कहा जाता है। विलियम वुंट कौन थे? आज इन्हीं को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कौन है? ये एक प्रश्न प्रायः आते ही रहते हैं। मनोविज्ञान का जन्मदाता यानी जनक, मनोविज्ञान के जन्मदाता यानी जनक। और मनोविज्ञान में ही क्या है कि इन्होंने एक प्रयोगशाला खोला था, जिन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के इन्हें जनक कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान का ये प्रयोगशाला खोला, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। और ये कब खोले थे? तो आप लोग ये जान लें, 1879 में खोले थे। तो 1879 में जब ये खोले, तब मनोविज्ञान अपने एक विशेष अस्तित्व में आया, और तब से मनोविज्ञान
कि जो आज आप लोग वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो अब लगता है कि मनोविज्ञान एक साइंस है, एक विज्ञान है। आप लोग इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप लोग इसको पढ़कर डॉक्टर भी बन सकते हैं, चिकित्सक भी बन सकते हैं, परामर्शदाता भी बन सकते हैं, मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, यहाँ तक आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और IAS IPS BDO CO क्या नहीं इनको पढ़कर बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसमें सिर्फ मनोविज्ञान का इतिहास कैसे आरंभ से अभी तक आया, ये चीज़ आप लोगों को जाननी जरूरी थी। अब मैं जब अगला क्लास में दूंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि विलियम वुंट ने वह 1879 में जो परिभाषा और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो स्थापना की प्रयोगशाला में, ये जर्मनी के थे, और जर्मनी में ही सबसे पहले मनोविज्ञान की स्थापना हुई, और वहाँ पर सबसे पहले प्रयोगशाला बनी। जैसे विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, वैसे प्रयोगशाला इन्होंने वहाँ स्थापित किया था, और तब से मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। और आज जो मनोविज्ञान का अस्तित्व देखते हैं, भले ही सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, ये 8 सब्जेक्ट में आता है, किंतु इसका अस्तित्व जो है विज्ञान स्वरूप का है। ये एक तरह से साइंस ही है, भले ही आर्ट्स में इसको मतलब इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन आप अगर मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो समझिए आप साइंस पढ़ते हैं। भविष्य के आप मार्गदर्शक हैं, आपको अंग्रेजी में कहे तो गाइडेनर हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन डॉक्टर इसको पढ़कर बन सकते हैं। आप बाकी सब बता ही दिए हैं। आप इंडस्ट्रियल एरिया में और मनोवैज्ञानिक के तौर पे काम कर सकते हैं। मतलब इसकी इतनी क्षेत्र हैं, बस आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ने की जुनून होनी चाहिए। और जब जुनून हो गया तो फिर अब उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वर्ग क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस शॉर्टकट में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हर सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई सब्जेक्ट खराब है, लेकिन मनोविज्ञान में ये खास बात ये है कि हर एक आंधी का झोंका तूफान नहीं होता। और भी सब्जेक्ट है, लेकिन यह भी एक सब्जेक्ट है। हर एक आंधी का झोंका तूफान नहीं होता, हर एक आंधी का झोंका तूफान नहीं होता, और हर एक आदमी इंसान नहीं होता। पत्थर तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर हर एक पत्थर भगवान नहीं होता। इसी के सब के साथ और इसी वाक्य के साथ मैं अपने क्लास आज मैं आप यहीं विराम करता हूँ। फिर मैं अगले कक्ष में और अगले क्लास में आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, मनोविज्ञान क्या है, इसकी कौन कौन से प्रकार है। और तब तक के लिए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे सभी दर्शकों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, और मैं अगला क्लास में नेक्स्ट इसके बारे में और विस्तार से और डिटेल आपको रुचि के लिए बताऊंगा। धन्यवाद।